हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास। तो आज हम क्लास 11 का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। आप देख पा रहे हैं एक बच्चा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोल पा रहे हैं। अब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स एक्चुअली में क्या है, तो हम बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और नेचर और नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी सेवरल ब्रांचेज हैं, जिनमें हम जैसे अगर हम चार्ज की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट में आता है, अगर चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। ऐसे ही अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में हमने सब डिवाइड किया है। उसके बाद हमारी जो पहली ब्रांच आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का काम क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मोशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस पर हम जो भी स्टडी करते हैं वो सब किस में आता है, मैकेनिक्स में। तो हम बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। और मैकेनिक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, और उस पर कोई भी फोर्स लगा हो या जिसकी वजह से वो रेस्ट में हो, उस कंडीशन में हम जो भी स्टडी करेंगे वो स्टैटिक में आएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि नेट फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। ठीक है। सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या है, हम बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में है, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसकी वजह से मोशन में है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इट इज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब जिसकी वजह से वो मोशन में है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो भी स्टडी करेंगे वो काइनेमेटिक्स में आएगा। द सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। इसमें हम क्या करेंगे, कॉज को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन कितने लॉज हैं, तो हमें पता है कि न्यूटन के 3 लॉज हैं। तो अगर हम 3 लॉज की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सब किस में है, डायनामिक्स में। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास 3 है, इसको हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा, मोशन में होगा, अदरवाइज वो रेस्ट में होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक कार है, ठीक है, वो कार क्या कर रही है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर रही है। अगर हम कार को बहुत ध्यान से देखें तो हमारे रिस्पेक्ट में कार जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, पहले हम कहीं और देख रहे थे, फिर जैसे जैसे कार मूव कर रही है वो किसी और पोजीशन पे जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार है वो कुछ पॉइंट यहाँ हम लोग बोल देते हैं लेट इट बी ए से कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है। तो इसने क्या किया, हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसलिए इसको हम बोलेंगे कार किस में है, मोशन में। ठीक है, अगर कार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हमारे रिस्पेक्ट में तो हमारे लिए कार किस में होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन जो है कैसे हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर और रेफरेंस ऑफ फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके भी रिस्पेक्ट में हम बात करें उसके रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, वो मोशन में होगा, अगर नहीं चेंज हो रही होगी तो वो रेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बोलते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने साइज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे सिंपल सी बात करें, मान लो यहाँ पे एक कोई भी, चलो हम एक ट्रक ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ट्रक जो है ये मूव करके जा रही है कहाँ से, सिटी ए से सिटी बी, और सिटी ए से सिटी बी के बीच में डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 750 किलोमीटर। अब देखो 750 किलोमीटर क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, किसके कंपेरिजन में, अगर हम इस ट्रक की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मुश्किल से हम बोल सकते हैं
कुछ ऐसे मान लो 50 मीटर मैक्सिमम, हम मान लेते हैं कि 50 मीटर जो है वो क्या है, इसकी लेंथ है। तो अगर 50 मीटर लेंथ है इस ट्रक की, तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 750 किलोमीटर। यानी ये जो 750 किलोमीटर है वो इसकी लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। उस कंडीशन में ये जो ट्रक है हमारे लिए क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ट्रक को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने लेंथ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम बोले अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट with respect to which the given body changes its position is known as reference point or origin। तो अगर हम खुद की बात करें तो हम किसी फ्रेम में बैठे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो मैं अपने रिस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या बन जाऊँगा उसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हम एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, यानी ये एक्स वाई जेड एक्सिस जो है इनका इंटरसेक्शन जो है जहाँ पे हो रहा है ये ओरिजिन होगा। ये जो एक्स वाई और जेड है ये आपस में कितना एंगल फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है, तो हम बोल रहे हैं इस कंडीशन में ये क्या बन गया हमारे लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब ये जो हमारा फ्रेम दिख रहा है ना अपने को, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से हमने कंबाइन करके बनाया हुआ है, अगर ये रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन करे तो उस कंडीशन में ये जो फ्रेम है ये कैसा होगा, बोलेंगे इसको इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस कंडीशन में वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उस कंडीशन में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ मान लो ये कोई भी एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, अभी ये कार पे बैठा हुआ है और एक दूसरे कार को ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब ये कार या तो रेस्ट में हो या किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा है, इनर्शियल। ठीक है, नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये जो हमारा कार था जिस पे ऑब्जर्वर बैठा है ये किसी एक्सलेशन से आगे बढ़ रहा है, तो अगर इसके पास एक्सलेशन होगा तो ये जिस फ्रेम में बैठा है वो कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो मोशन को हम कई तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और भी तरीके हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। तो अगर इफ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपने एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू को चेंज कर रहा हो तो उस कंडीशन में जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशन होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मिनिमम कितना, 1, एक से तो कम की बात करेंगे नहीं हम। तो अगर एक कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है किसी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तो मोशन कैसा होगा, 1 डायमेंशन। तो हम बोल सकते हैं इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with respect to time then it is known as motion in 1 dimension। ठीक है, this motion is also known as rectilinear और linear motion। obvious है, अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे देखो ये एक कार है। ठीक है, अब ये कार क्या है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, यानी एक पाथ है, स्ट्रेट रोड है, उस पर ये मूव कर रही है। तो इसका जो मोशन होगा ये कैसा होगा, हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन में। ठीक है, किसमें, ये 1D मोशन में, 1 डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि इसका केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, तो बोलेंगे अगर 1 डायमेंशन रिक्वायर्ड था तो 1 डायमेंशनल मोशन था। अब अगर हम बोले कि 2 डायमेंशन अगर रिक्वायर्ड हो तो 2 डायमेंशनल मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायर्ड हो तो उस कंडीशन में मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। तो हम बोल सकते हैं इफ 2 of the 3
coordinates specifying the position of the object with respect to time, then the motion of object is called the two-dimensional motion. ठीक है, in such a motion the object moves in a plane. हमको पता है प्लेन कैसे बनता है, तो जैसे एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के मिलने से बन रहा है क्या हमारा एक्स वाई प्लेन. ठीक है, तो मोशन ऑफ क्वीन ऑफ कैरम बोर्ड एंड इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, ये सब कैसे हैं, टू डायमेंशनल मोशन है. जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अपने को दिख रहा है एक एंग्री बर्ड है और ये एंग्री बर्ड कैसा मूव कर रहा है, तो फ्लाई कर रहा है, कैसे, फॉरवर्ड भी जा रहा है और कुछ हाइट भी अचीव कर रहा है. ठीक है, यहाँ से जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया, देखो ये कुछ हाइट भी अचीव किया और आगे की तरफ में मूव करके गया. तो उस कंडीशन में इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका मोशन कैसा है, टू डायमेंशनल मोशन. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन इन 3D. तो अब वन डायमेंशन अगर रिक्वायर्ड था तो वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशन अगर रिक्वायर्ड है तो टू डायमेंशनल मोशन, और अगर तीन कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हो तो थ्री डायमेंशनल मोशन. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तीनों ही कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उस कंडीशन में मोशन कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल. ठीक है, तो इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, then the motion of object is called three dimensional motion. In such a motion the object moves in a space. Obvious है, थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो. जैसे मान लो ये काइट है, अब देखो ये काइट कैसी है, सर्कुलर भी मूव कर रही है, ऊपर नीचे अप डाउन भी जा रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा रही है. तो उस कंडीशन में इसका जो मोशन है वो कैसा है, थ्री डायमेंशनल मोशन. या हम बोल सकते हैं एरोप्लेन. एरोप्लेन क्या है, आगे भी जा रही है, ठीक है, ऊपर नीचे भी मूव करती है, स्विंग भी होती है, लेफ्ट और राइट भी मूव करती है. तो उस कंडीशन में इन दोनों के जो मोशन है वो कैसे हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन. क्लियर है. तो मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन. लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन अभी हमने देखा था, अगर वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोले थे लीनियर मोशन. तो बोले इफ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, तो मोशन क्या होगा, लीनियर मोशन. तो द स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ सिंगल ट्रैक. एक सिंगल ट्रैक है और उस पर कौन मूव कर रहा है, ट्रेन. तो अगर ट्रेन मूव करी, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रैक दिया हुआ है अपने को और ट्रेन मूव कर रही है, किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन कैसा होगा इसका, लीनियर मोशन, एक ही डायरेक्शन में. ठीक है. नेक्स्ट रोटेशनल मोशन. रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स एक्सिस उसके अबाउट घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है. तो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है, टिल्ट भी है और ऐसे घूम भी रही है. ठीक है, तो ये देखो अर्थ है और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके रिस्पेक्ट में हमारी अर्थ जो है वो क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, घूम रही है. तो इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन. क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन. जैसे मान लो एक, हम बात करें यहाँ पे स्प्रिंग है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को बांध रखा है. ठीक, अब हम इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं आगे की तरफ किसी फोर्स से, तो क्या होगा बताओ, जैसे ही हम इसको खींचेंगे ये स्प्रिंग कुछ इलांगेट होगी, यहाँ पहुँच जाएगी. ठीक, जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे ये क्या होगा, वापस से पीछे आएगा. तो पीछे आएगा तो किसके रिस्पेक्ट में, बोलेंगे इसके मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में. अब ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो कुछ टाइम में ये कंप्रेस भी होगा. फिर क्या होगा, अब इस पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये आगे मूव करेगा. तो ये जो मेन पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है. तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो टाइप्स ऑफ मोशन. या अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन. जैसे ये सिंपल सा पेंडुलम है, देखो अब ये क्या हो गया हमारी, देखो फिक्स एक्सिस, यानी ये वाली लाइन होगी हमारी फिक्स लाइन. अब इसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. ठीक है, इसका मतलब इस एक्सिस या ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये टू एंड फ्रो टाइप्स ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मोशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पाथ के थ्रू मूव करके जा रहा है तो दैट विल बी डिस्टेंस. तो इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एनी मूविंग पार्टिकल. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट
ऐसा यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो हमको पता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से क्या, एक इंसेक्ट है, वो ए से बी पे जा रहा है, ठीक है। तो ए से बी पे जा रहा है तो क्या वो डिफरेंट ऐसे पाथ ले रहा है, पहले इधर गया फिर ऐसे घूम रहा है, ये इधर जा रहा है। तो एक्चुअली में ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है जो इंसेक्ट ने कवर की है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है ये एक्चुअली में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये चीज़ क्लियर हुई अपने को। अब हम डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे लिए एक एक्सिस है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ मूव करके गया, तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में बोल दूँ लेट इट बी r1, और ये वाला जो है लेट इट बी r2, ठीक है। अब पार्टिकल r1 से r2 गया है तो मैं बोलूँगा ये चेंज हुआ, इसको मैं बोलूँगा डेल्टा r। अब डेल्टा r जो है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। अब ये जो पाथ है जिसके थ्रू वो मूव करके गया था, ये क्या होगा, दैट विल बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मास की पावर 0, लेंथ टाइम की पावर 0, लेंथ की पावर 1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सिमिलरली इसका भी सेम होगा, m नॉट t नॉट l की पावर 1, क्योंकि अपने को यहाँ पे लेंथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते, अगली क्लास में हम लोग इसके और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।